लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र, और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी कहलाती है एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी के फादर हैं थॉमस एडिसन। तो हमने शुरू किया है नेक्स्ट चैप्टर को, जो है अंतःस्रावी तंत्र, और अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी, और एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कहलाते हैं थॉमस एडिसन। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो हमें हार्मोन और ग्रंथियों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में। तो ग्रंथियाँ ये विशेष अंग होते हैं, दीज आर द स्पेशल ऑर्गन्स। और इनके कार्य क्या होते हैं ग्रंथियों के, ये हार्मोन बनाती हैं, ये पाचक रस बनाती हैं, और ये पसीना, दूध, आंसू आदि का भी निर्माण करती हैं। तो ग्रंथियाँ एक तो विशेष अंग होती हैं, और ये हार्मोन बनाती हैं, पाचक रस बनाती हैं, और दूध, पसीना आदि का निर्माण करती हैं। ठीक है। अब ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, तो ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, इनसे निकलने वाले पदार्थ, मतलब जो इनसे पदार्थ निकलते हैं ना एक्सोक्राइन ग्लैंड से, वो बाहर शरीर से बाहर स्रावित होते हैं, जैसे कि दूध, पसीना, आंसू, ये एग्जाम्पल हैं इसके बाह्य स्रावी ग्रंथि के। इनसे निकलने वाले पदार्थ बाहर आ जाते, जैसे दूध, पसीना और आंसू, इनसे निकलने वाले पदार्थ शरीर के बाहर स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, इनके द्वारा जो स्रावित होते हैं वो रक्त में अंदर ही मिल जाते हैं। ठीक है। और मिश्रित, इनमें दोनों समान, मतलब बाहर भी रह जाते हैं अंदर भी रह जाते हैं। मिक्स ग्लैंड तो मिक्स ही है। ठीक है। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी का एक एक पदार्थ, एक एक पॉइंट हमने पढ़ लिया। बाह्य वाली से बाहर निकल जाते हैं, अंतः वाली के अंदर रक्त में मिल जाते हैं, और मिक्स में मिक्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है ना, इनके अंदर डक्ट, नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिका क्यों पाई जाती हैं, इनसे बनने वाले पदार्थ बाहर निकलते हैं, बाहर भी वो डक्ट के थ्रू बाहर आते हैं, जैसे कि पसीना बाहर आता है डक्ट के थ्रू ही, दूध आता है और डक्ट के थ्रू ही आंसू आते हैं। तो इनके अंदर डक्ट पाई जाती हैं। और जो अंतःस्रावी, उनके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती, उनका जो बनता है उनके अंदर है वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। 2 पॉइंट पढ़े हमने, यही पढ़ना है, बस 2 ही पॉइंट हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल देखो, एक तो ये पॉइंट मैच हो जाए कि बाहर आता है उनसे निकलने वाला पदार्थ, या फिर उनके अंदर डक्ट पाई जाती हैं। अगर कोई भी एक लक्षण उनमें है तो वो बाह्य ग्रंथि होगी। अब पढ़ते हैं, पहले बाह्य ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली है बाह्य ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, पहली है लीवर। लीवर इंपॉर्टेंट है। लीवर सबसे बड़ी जो है बाह्य ग्रंथि है, बाह्य स्रावी सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है लीवर। पहले ही ग्रंथि पढ़ ली हमने एक्सोक्राइन, लीवर जो कि सबसे बड़ी है। दूसरी है लैक्रिमल ग्लैंड। लीवर क्यों है, लीवर के अंदर डक्ट पाई जाती हैं, लीवर बाहर तो नहीं निकालती लेकिन उसके अंदर डक्ट होती है। दूसरी लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, यह सबसे छोटी बाह्य ग्रंथि है। देखो, बाह्य ग्रंथि सबसे पहले लीवर, दूसरी है लैक्रिमल ग्लैंड, और एक है लीवर सबसे बड़ी है और लैक्रिमल सबसे छोटी है। लैक्रिमल तो देखो आंसू ग्रंथि है, तो आंसू बाहर ही निकालती है, और लीवर में अंदर डक्ट होती है, इस कारण से वो बाह्य ग्रंथि है। ठीक है। तीसरी बाह्य ग्रंथि देखते हैं। तीसरी बाह्य ग्रंथि है मेमरी ग्लैंड, यानी कि दूध ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड। चौथी बाह्य ग्रंथि है सलेवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि। देखो, पहली है लीवर, दूसरी है लैक्रिमल, तीसरी है मेमरी, चौथी है सलेवरी, और पांचवी है स्वेट यानी कि पसीना ग्रंथि, और छठी है ऑयल ग्लैंड यानी कि तेलीय ग्रंथि। ठीक है। ये 6 ग्रंथियां बाह्य ग्रंथि। देखो, पहली लीवर सबसे बड़ी, लैक्रिमल सबसे छोटी बाह्य ग्रंथि, लीवर सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि, तीसरी है दुग्ध ग्रंथि, चौथी है सलेवरी ग्लैंड, पांचवी है स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीना ग्रंथि। और ये सबसे ज़्यादा अंडर आर्म होती हैं, सर्वाधिक। अगर अंडर आर्म ऑप्शन नहीं है तो हथेली में होती हैं सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा। ठीक है। और सलेवरी ग्लैंड के बारे में हम डाइजेस्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है। और छठा है ऑयल ग्लैंड, तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि जो होती हैं वो नाक के पास भी होती हैं, जिनसे तेलीय पदार्थ निकलता है, जिसे सीबम बोलते हैं। सीबम पदार्थ निकलती है। सीबम को जीवाणु खाते हैं, जीवाणु का भोजन है ये सीबम एक प्रकार के, और वो जीवाणु ही मुहासे का कारण बनता है। ये हमें ऑयल ग्लैंड से याद रखना है। तो ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड और लीवर, सारी याद हो गई। देखो, पहली बोलो लीवर, दूसरी लैक्रिमल, तीसरी मेमरी, चौथी सलेवरी, पांचवी स्वेट और छठी ऑयल ग्लैंड। ये होगी बाह्य ग्रंथि।
इनके बारे में इतना याद रखना है, ठीक है। अब अंतः जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, तो पहली होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। दूसरी होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि जो होती है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी होती है, और थायराइड होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी, यानी कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन होती है पीनियल और सबसे छोटी एंडोक्राइन होती है थायराइड। सबसे बड़ी थायराइड, सबसे छोटी पीनियल और एक होती है पिट्यूटरी। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पहली तो होगी पिट्यूटरी, दूसरी होगी पीनियल जो सबसे छोटी होती है, तीसरी होगी थायराइड जो सबसे बड़ी होती है, और चौथी हो गई पैराथायराइड, पांचवी होगी थाइमस, छठी होगी एड्रिनल, सातवीं होगी टेस्टिस और आठवीं होगी ओवरीज। ये हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखो पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज और पिट्यूटरी और पीनियल और थायराइड। देखो एंडोक्राइन के अंदर पहली होती है पिट्यूटरी, दूसरी होती है पीनियल जो सबसे छोटी होती है, तीसरी होती है थायराइड जो सबसे बड़ी होती है एंडोक्राइन में, चौथी होती है पैराथायराइड, पांचवी होती है थाइमस, छठी होती है एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि और जो सातवीं होती है टेस्टिस और आठवीं होती है ओवरीज। तो हमें एंडोक्राइन जो ग्लैंड है इनके बारे में एक एक करके भी पढ़ेंगे, लेकिन जो एग जो थी उनके बारे में उतना ही पढ़ेंगे। अब आती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि सिर्फ एक होती है और वो होती है अग्नाशय, पैनक्रियाज, ठीक है। यहाँ तक क्लास 1 है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पीयूष ग्रंथि की लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क में कहाँ? तो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है। ये देखो ये है हमारा ब्रेन और ब्रेन में जो सर्कल है ये है हाइपोथैलेमस और इसके नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला पॉइंट हमने देख लिया है कि इसकी लोकेशन मस्तिष्क में होती है हाइपोथैलेमस के पास। सेकंड पॉइंट है कि इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शरीर की जो दूसरी ग्रंथि होती हैं, दूसरी ग्लैंड होती हैं, उनको भी नियंत्रित करती है। पहला पॉइंट हाइपोथैलेमस के पास ब्रेन में होती है। दूसरा पॉइंट इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्योंकि यह दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट कि ये हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अग्र भाग से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और उसके मध्य भाग से सिर्फ एक हार्मोन निकलता है MSH, और उसके पिछले भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं ADH और ऑक्सीटोसिन। तो अब हम बारी बारी से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अग्र भाग से बहुत सारे जो निकलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे MSH के बारे में, फिर ADH के बारे में और फिर ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अग्र भाग से निकलने वाले। तो अग्र भाग से निकलने वाले, एंटीरियर पार्ट से निकलने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड के पहला है ACTH। ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये होता है इसके अग्रभाग से निकलने वाला पहला हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। अधिवृक्क कार्टिकोट्राइक हार्मोन ये होता है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और इसका काम क्या होता है? इस हार्मोन का काम होता है गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करना, या बोल दो कि गुर्दों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रीनियो, देखो इसके नाम में है एड्रीनियो अधिवृक्क। तो गुर्दों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको नियंत्रित करते हैं ये हार्मोन। तो हम बोल सकते हैं कि गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है या फिर गुर्दों के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्लैंड को ये हार्मोन नियंत्रित करता है। तो पहला हार्मोन हो गया, हमने हार्मोन की फुल फॉर्म पढ़ ली और हार्मोन का काम पढ़ लिया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले दूसरे हार्मोन का नाम पढ़ेंगे और उसके कार्य पढ़ेंगे। तो दूसरा हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उद्दीपक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन हो गया पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका काम क्या है? इसका काम है थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना। इट कंट्रोल्ड थायराइड ग्लैंड। ये जो होता है ये हार्मोन जो निकलता है ना TSH पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से, इसका क्या काम है? इसका काम है थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन निकालती है उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब तीसरा हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से निकलता है, तीसरा हार्मोन है FSH यानी कि
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, इसका फंक्शन क्या होता है? यह पुरुष तथा महिलाओं में वृषण तथा अंडाशय के कार्यों को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। FSH का काम हो गया। अब अग्रभाग से निकलने वाला चौथा हार्मोन है LH। LH का फुल फॉर्म होगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है? यह पुरुष तथा महिलाओं में द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। इट कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल। यह है चौथा हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से निकलता है और इसका काम क्या है? LH है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका काम है पुरुष तथा महिलाओं में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को नियंत्रित करना। अब पांचवा हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये है ग्रोथ हार्मोन GH, और इसी का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटिक ट्रोपिक हार्मोन। और इसका काम क्या है? यह पेशियों तथा हड्डियों की में वृद्धि करता है। ग्रोथ हार्मोन है तो वृद्धि ही करेगा। यह पेशियों तथा हड्डियों में वृद्धि करता है। ग्रोथ हार्मोन का काम हो गया पेशियों और हड्डियों में वृद्धि करना। इसका ही दूसरा नाम है सोमेटिक ट्रोपिक हार्मोन। अब जब ये ग्रोथ हार्मोन अधिक बन जाता है तो इससे रोग हो जाता है। अकर्मोगैली का भीमकायता, ये अधिक बनेगा तो शरीर भीम जैसा हो जाएगा, भीमकायता यानी कि एक्रोमोलॉजी रोग हो जाएगा। और कम बनेगा तो बोनापन हो जाएगा, डायवर्फिज्म। कम बनेगा तो बोनापन और ज़्यादा बनेगा तो भीमकता रोग हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन, सीधी बात है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अग्रभाग से निकलने वाला छठा हार्मोन है PRL और इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? यह दूध निर्माण, जो महिलाओं में दूध निर्माण जो होता है उसको बनाए रखता है, ये खत्म नहीं होने देता, मतलब कि कंटिन्यू रखता है दूध निर्माण की प्रक्रिया को। तो ये PRL प्रोलैक्टिन और इसका काम है दूध निर्माण को बनाए रखना। तो ये 6 हार्मोन हैं जो कि पीयूष ग्रंथि के अगले भाग से निकलते हैं। एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ 6 के 6 का। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन हमने पढ़ ली, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पास, और मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। और इसके अग्रभाग से बहुत से हार्मोन निकलते हैं, मध्य भाग से MSH और पश्चिम भाग से ADH और ऑक्सीटोसिन। और बहुत सारे जो अग्रभाग से निकलते हैं उसके अंदर है पहला ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि गुर्दों की क्रियाविधि नियंत्रित करता है। दूसरा हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड की ग्रंथि नियंत्रित करता है। तीसरा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पुरुषों और महिलाओं में ओवरी एंड टेस्टिस के कार्य को नियंत्रित करता है। चौथा है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि पुरुष तथा महिलाओं में सेक्सुअल कैरेक्टर को नियंत्रित करता है। पांचवा है GH या STH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, जो पेशियों तथा हड्डियों की वृद्धि करता है। स्टोमेटिक ट्रोपिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है। और फिर इसकी अधिकता से हो जाएगा एक्रोमोलॉजी, और कम बनेगा तो बोनापन, ग्रोथ हार्मोन। छठा हो गया PRL प्रोलैक्टिन, और इसका काम है दूध निर्माण की प्रक्रिया बनाए रखना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य भाग से निकलने वाला हार्मोन है MSH, मेलेनोट्रोपिक हार्मोन। और जो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य भाग से निकलता है ना, जो मध्य भाग से निकलता है पीयूष ग्रंथि के, वो है MSH। MSH का फुल फॉर्म क्या होती है? M से होगा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिडिल जो पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से निकलता है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दूसरा नाम है मेलिनोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हो गया इसका नाम जो मध्य भाग से निकलता है। और इसका काम क्या है? इसका जो काम है ये मेलिनो को कंट्रोल करता है, मेलानिन को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेलानिन का करता है। मेलानिन का काम होता है हमारे शरीर को रंग को नियंत्रित करना। अगर ज़्यादा बनेगा तो हम काले होंगे और कम बनेगा तो गोरे होंगे। और मेलानिन को कंट्रोल कौन करता है? तो इसको करता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो MSH हार्मोन है ये मेलानिन को कंट्रोल करेगा, और मेलानिन डिसाइड करता है कि हम अधिक बनेगा तो हम काले होंगे और कम बनेगा तो गोरे। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग और मध्य भाग वाले हमने हार्मोन पढ़ लिए। अब पश्चिम भाग से जो हार्मोन निकलते हैं उनको पढ़ते हैं। और उसके अंदर है पहला ADH, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो पहला ADH जिसकी फुल फॉर्म होगी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यूरेटिक आ गया। यूरेटिक से क्या बनता है? तो यूरिन। तो यह यूरिन निर्माण की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है ADH। और ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंटी
यूरेटिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म हो गई, और यह मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि के हमने इस हार्मोन पढ़ लिए। अगर भाग के, मध्य भाग के और पश्च भाग के, पश्च भाग का बस ऑक्सीटोसिन रह गया, उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके पश्च भाग से निकलने वाला हमने एडीएच हार्मोन तो कर लिया था। अब इस क्लास में देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का पहला काम है महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करना। दूसरा काम है महिलाओं में गर्भाशय में संकुचन करना, यानी कि इस हार्मोन से ही जो सिर्वेक्स होता है, जो गर्भाशय का मुंह होता है, वो खुलता है इसी हार्मोन के कारण। और तीसरा जो है इसका काम, वो है प्रसव के बाद महिलाओं में दूध निर्माण करना। देखो प्रोलैक्टिन हमने पढ़ा था ना, उसका काम है दूध को निर्माण है उसको बनाए रखना, लेकिन दूध निर्माण शुरू करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और बच्चे के जन्म के वक्त गर्भाशय में संकुचन करता है और प्रसव पीड़ा शुरू करता है। और ये इस महिलाओं में दूध निर्माण करता है, गर्भाशय में संकुचन करता है, प्रसव पीड़ा करता है। इन कारण बच्चे और माँ में प्रेम होता है, तो इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, प्रेम हार्मोन भी कहते हैं। देखो ये सर्विक्स जो है, इसको खोल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो सर्विक्स है, जो यूट्रस का मुंह है, उसको खोलने में मदद करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन। और दूध निर्माण यानी कि ब्रेस्ट मिल्क को शुरू करता है और प्रसव पीड़ा को शुरू करता है, ट्रिगरिंग लेबर। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन कई बार दुधारू पशुओं को भी लगाया जाता है दूध निकालने के लिए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इतना ही है, यानी कि इसे लव हार्मोन बोलते हैं। प्रसव पीड़ा में शुरू करता है, गर्भाशय में संकुचन करता है, महिलाओं में दूध निर्माण का काम करता है, और प्रोलैक्टिन जो बनाए रखता है, लेकिन शुरू कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है दूध निर्माण की प्रक्रिया को। और दुधारू पशुओं को भी यही लगाया जाता है। इसी हार्मोन को बोलते हैं बच्चे चाइल्ड बर्थ में हेल्प कौन सा हार्मोन करता है? तो ऑक्सीटोसिन करता है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड तक जो हार्मोन था, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सभी हार्मोन कवर हो चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद सेकंड ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड, पिनियल का है। इसको तीसरी आंख भी बोलते हैं। जो हम दूसरी ग्लैंड पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद, वो है पिनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन भी मस्तिष्क में होती है, और पिट्यूटरी की भी मस्तिष्क में थी। पिनियल ग्लैंड को तीसरी आंख बोलते हैं, लोकेशन मस्तिष्क में। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। 2 पॉइंट हो गए क्लियर। तीसरा पॉइंट है हार्मोन। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन हमारे जागने तथा सोने की क्रिया को नियंत्रित करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, हमें सही समय से जागना सोना, इसको नियंत्रित करता है मेलाटोनिन हार्मोन। और ये कौन सी ग्लैंड से निकलता है? पिनियल ग्लैंड से निकलता है, जो कि मस्तिष्क में होती है। इसके बाद है तीसरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जिसको हिंदी में अवटु बोलते हैं, तो ये कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड जो है वो पाई जाती है गर्दन में, और इसकी शेप होती है तितली के आकार की। ये देखो, ये है थायराइड ग्लैंड, जो कि गर्दन में होती है और तितली के शेप की होती है। ये देखो, तो थायराइड ग्लैंड गर्दन के अंदर होती है। थायराइड ग्लैंड गर्दन में, शेप तितली के आकार की, और इसे काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। गर्दन में ये पाई जाती है, शेप इसकी तितली जैसे। इसे काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला तो निकलता है थायरोक्सिन, और दूसरा निकलता है कैल्सीटोनिन। पहला थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सीटोनिन। अब इन दोनों हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे थायरोक्सिन के बारे में। थायरोक्सिन है जिसका दूसरा नाम है T3 एंड T4। थायरोक्सिन हार्मोन का दूसरा नाम है T3 एंड T4। क्या होते हैं थायरोक्सिन के? इस हार्मोन के कार्य क्या होते हैं? तो मेरे बच्चों, ये जो हार्मोन होता है ना थायरोक्सिन, इसका अगर मैं एक काम आपको बताऊं जो एग्जामिनेशन में आता है, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो यह है उपापचय दर को, किसको बेटा? उपापचय दर को
नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका काम होता है उपापचय दर को नियंत्रित करता है, मतलब कि आपके मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे ये होता है थायरोक्सिन। क्या काम करता है? उपापचय दर को नियंत्रित करता है। क्या होती है उपापचय दर, अभी बताऊंगी, पहले लिखेंगे कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट। तो आपका मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है, चाहे आपके शरीर में खाने को पचने को लेकर काम हो रहा हो, चाहे आपके शरीर में हार्मोन को बनने को लेकर काम हो रहा हो, है ना, तो आपके शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उन्हीं को कहा जाता है उपापचय दर। तो उन सबको नियंत्रित करता है। खाना अच्छे से पचाएगा, खाने को ध्यान रखेगा अच्छे से पचे, हार्मोन अच्छी मात्रा में बने इनका ध्यान रखेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ठीक है, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। तो कुल मिलाकर सारे काम कर रहा होता है थायरोक्सिन। तो ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर रहा है, आपका खाने पचाने की क्रिया को अच्छा कर रहा है, हार्मोन लेवल को अच्छा कर रहा है। तो दैट्स मीन ये आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा होता है ये थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन आपके शरीर में कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। थायरोक्सिन अगर हमारे शरीर में कम बने तो हमें हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म, रोग हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर अधिक बन जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपर मतलब ज़्यादा बनेगा, तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और थायरोक्सिन ज़्यादा बनेगा तो हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म, और कम बनेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखो हाइपोथायरॉयडिज्म अब देखो थायराइड जो ग्रंथि है उसे आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की आवश्यकता पूरी होती है जब भी वो थायरोक्सिन निकालती है, और थायरोक्सिन कम निकलेगा तो आयोडीन की कमी से होगा। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब हाइपो का मतलब होता है कम, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है आयोडीन की कमी से, और इसकी कमी से हो जाता है। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो हमें नेक गोइटर हो जाता है, यानी कि गले का घेंगा हो जाता है। और गले का घेंगा जो बीमारी होती है वो पूछ सकता है किस हार्मोन की कमी से होती है, तो हमें बोलना है थायरोक्सिन। अगर हमसे पूछे कि किस ग्लैंड की वजह से होती है, तो हमें बोलना है थायराइड ग्लैंड। और अगर हमसे पूछे कि किसकी कमी से होती है, तो हमें बोलना है आयोडीन की कमी से, गले का घेंगा। समझ में आया ये बात? अब देखो आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? आयोडीन के स्रोत होते हैं नमक, समुद्री भोजन, और एक शैवाल होती है लेमिनेरिया। इस बहुत अच्छी स्रोत है आयोडीन की। तो आयोडीन के स्रोत हो गए लेमिनेरिया, नमक, समुद्री भोजन। और हमने पढ़ा कि थायरोक्सिन जो ग्लैंड है ना, थायराइड जो ग्लैंड है वो आयोडीन से चलती, मतलब आयोडीन जब उसे आता है उसके पास पहुंचता है तब वो काम करती है, और वो थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। थायरोक्सिन अगर कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, यानी कि आयोडीन की कमी से हो जाएगा, और इससे गले का घेंगा हो जाता है। गले का घेंगा हो तो उसके गले का घेंगा होने के बाद हमारे जो होता है उसे हशीमोटो रोग भी बोलते हैं, यानी कि गले का घेंगा हो जाए उसके बाद जो रोग होता है उसे हशीमोटो रोग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए मतलब कि ज़्यादा आयोडीन आ जाए, थायरोक्सिन भी ज़्यादा बनेगा, तब हमें बीमारी होती है ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। और ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है? ग्रेव डिजीज़ में हमारी आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं, जैसे इस फोटो में हो रखी है। जैसे ये देखो आंखों का घेंगा, यानी कि ग्रेव डिजीज। इसमें आंख देखो पहले से कितनी मोटी मोटी हो गई। और इसी का दूसरा नाम है एक्जोथैल्मिक गोइटर। तो हाइपर अगर हो जाए, यानी कि हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाए, यानी कि आयोडीन ज़्यादा आ जाए और जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन ज़्यादा बना दे, तो हमें ग्रेव रोग हो जाता है, यानी कि आंखों का घेंगा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब कैल्सिटोनिन बच गया, इसको और पढ़ते हैं, फिर थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगी। कैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम तथा फास्फोरस को घटाकर संतुलित करता है। कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है? हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस जो बढ़ जाता है उसको घटाकर उसे संतुलित करना इसका काम होता है। और अगर हमारे शरीर में कैल्शियम अधिक हो जाए तो हमें पथरी हो जाती है, और अगर कैल्शियम कम हो जाए हमारे शरीर में तो हमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो पथरी बन जाएगी, और कम हो जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया। और इसे कंट्रोल कौन करता है? तो इसे थायराइड ग्लैंड द्वारा बनाया गया हार्मोन कैल्सिटोनिन संतुलित करता है। ये देखो
स्टोन यानी कि पत्थरी जो हो रही है, और पत्थरी जो है वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है, एक पत्थरी कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट कर ली और पिनियल ग्लैंड कंप्लीट कर ली। पिनियल ग्लैंड ये रही, और अब तीसरी है थायराइड। अब एक बार इसको पढ़ लो खुद से। थायराइड के बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के ऊपर इसकी लोकेशन है, और ये संख्या में 4 होती है, 2 जोड़ी होती है। मतलब कि ये देखो थायराइड ग्लैंड हमने बटरफ्लाई शेप की पढ़ी थी तो इसके ऊपर है, और संख्या में ये 4 हैं, जोड़ी में ये 2 हैं। और ये जो ग्लैंड है इसको थायराइड ग्लैंड की सिस्टर बोला जाता है। पैराथायरॉयड को थायराइड ग्लैंड की सिस्टर बोला जाता है। लोकेशन हो गई इसकी थायराइड के ऊपर, और संख्या हो गई इसकी 4 और जोड़ी हो गई 2। देखो पहले हमने 2 पढ़ी थी, पिट्यूटरी और पेनियल ग्लैंड जो कि थी ब्रेन में। उसके बाद हमने पढ़ी थायराइड और पैराथायरॉयड गले में। और पैराथायरॉयड के बारे में हमने पढ़ा कि थायराइड के ऊपर है, और संख्या पढ़ ली इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है ये कौन सा हार्मोन बनाती है, तो ये हार्मोन बनाती है पैरा हार्मोन, जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। पैरा हार्मोन बनाती है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन या पैरा हार्मोन बनाती है। ठीक है, इसको सिस्टर ऑफ थायराइड बोलते हैं पैराथायरॉयड को, ये मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट जो है वो इसका काम क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन है पैरा हार्मोन, उसका काम क्या है, उसका काम है कैल्शियम तथा फास्फोरस स्तर को कैल्शियम तथा फास्फोरस को बढ़ाकर संतुलित करना। देखो हमने पढ़ा था थायराइड के कैल्सिटोन जो हार्मोन था उसका काम था कैल्शियम तथा फास्फोरस को घटाकर संतुलित करना, और इसका काम है बढ़ाकर संतुलित करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है और एक है एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला जो पार्ट है, मेडुला भाग है, एक तो पैराथायरॉयड और एक मेडुला भाग एड्रिनल ग्लैंड का। ये दोनों पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं है। हमने शुरू में पढ़ा था पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सभी उसके नियंत्रण में है, लेकिन पैराथायरॉयड और एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला भाग इसके नियंत्रण में नहीं है पीयूष ग्रंथि के। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। और जो चौथी ग्लैंड थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। पैराथायरॉयड, लोकेशन, संख्या और हार्मोन भी पढ़ लिया और इसका काम भी पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थाइमस। थाइमस ग्लैंड कहाँ है, तो थाइमस ग्लैंड पाई जाती है फेफड़ों के मध्य में। ये देखो, ये है थाइमस ग्लैंड फेफड़ों के मध्य में, ये देखो। और जो है ये थाइमस जो ग्लैंड है ये फेफड़ों के मध्य में पाई जाती है, और इसे बाल्य ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि हमारी उम्र के अनुसार ये छोटी होती जाती है। तो हम बच्चों में ये बड़ी होती है, इसलिए इसे चाइल्ड ग्लैंड भी कहते हैं। इस ग्रंथि का आकार उम्र के अनुसार छोटा होता जाता है, फेफड़ों के बीच में होती है, इसे बाल्य ग्रंथि कहते हैं, चाइल्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यह उम्र के साथ छोटी होती जाती है और फेफड़ों के बीच होती है। यहाँ तक क्लियर। अब इससे हार्मोन कौन सा निकलता है थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थाइमस से निकलता है थाइमोसिन। थाइमस से थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन का क्या काम होता है, थाइमोसिन हार्मोन का काम होता है WBC का मैच्योरेशन करना, यानी कि परिपक्व होती हैं। इसका काम होता है WBC का मैच्योरेशन करना, मैच्योर करना। थाइमस से निकलता है थाइमोक्सिन हार्मोन, जिसका काम होता है WBC को मैच्योर करना। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो भी हमने कंप्लीट कर ली। तो 2 थी ब्रेन में, उसके बाद 2 ब्रेन में थी पीयूष और पिनियल, और उसके बाद 2 आई गर्दन में थायराइड और पैराथायराइड, और उसके बाद 1 आई फेफड़ों में थाइमस, और नेक्स्ट है पेंक्रियाज जिसकी लोकेशन है उदर गुहा में यानी कि पेट में। यह है छठी ग्लैंड अग्नाशयी पेंक्रियाज, और इसकी लोकेशन है उदर गुहा में। और इसकी जो है यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है पेंक्रियाज। क्यों है, क्योंकि यह हार्मोन भी बनाती है और पाचक रस भी बनाती है, तो यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। पेंक्रियाज का पहला पॉइंट लोकेशन उदर गुहा में, दूसरा पॉइंट एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, और शेप इसकी है पत्ते के जैसे, पत्ते के समान की। देखो मैं दिखाता, ये है वाइट जो है वो पेंक्रियाज है, और इसकी शेप जो है लीफ के आकार की है। तो पेंक्रियाज
की लोकेशन उदरगुहा में यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी, और एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये दो चीज़ बनाती है, डाइजेस्टिव जूस और हार्मोन, और इसकी शेप जो है वो पत्ते के आकार की है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखो, जो पेंक्रियाज की खोज है वो की थी लैगरहेंस ने की थी खोज। पेंक्रियाज की खोज की थी लैगरहेंस ने, और इसने जब इसकी खोज करी तो इसने पाया कि जो पेंक्रियाज है इसके अंदर कोशिकाओं के गुच्छे हैं। तो इन्होंने लैगरहेंस जी ने क्या किया, लैगरहेंस जी ने कहा कि ये जो कोशिकाओं के गुच्छे हैं उसने उनको नाम दे दिया लैगरहेंस की द्वीपिकाएं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लैगरहेंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं अग्नाशय में। इसमें देखो लैगरहेंस की द्वीपिकाएं हैं। लैगरहेंस ने क्या करा, जो कोशिकाओं के अलग अलग गुच्छे थे उनको नाम दे दिया, सभी को तो बोल दिया लैगरहेंस की द्वीपिकाएं, जो कि अग्नाशय में पाई जाती है। तो अग्नाशय के देखो पहले एक बार क्लियर कर लो, उदरगुहा में मिश्रित ग्रंथि है, दोनों दो चीज़ बनाती है और शेप है पत्ते जैसी। खोज की है लैगरहेंस ने, इसके अंदर क्या पाया उसने देखा, तो इसके अंदर उसने देखा कि इसके अंदर तो कोशिकाओं के गुच्छे हैं अलग अलग टाइप के, तो उसने उनको नाम दे दिया लैगरहेंस की द्वीपिकाएं। फिर उसने जो द्वीपिकाएं थी, अलग अलग गुच्छे थे, उन्होंने उनको नाम दिया पहले, जैसे कि पहले एक टाइप के गुच्छे को बोल दिया उसने अल्फा सेल। अल्फा सेल का काम क्या था, उसके अंदर अल्फा सेल क्या करती थी पेंक्रियाज के अंदर, तो वो बनाती हैं ग्लूकागोन हार्मोन। उसने फिर देखा कि दूसरा गुच्छा भी है, उसने उसको नाम दे दिया बीटा सेल, जो काम करती थी इंसुलिन हार्मोन का। तीसरी है गामा सेल, जिसका काम है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निर्माण करना, और चौथी थी एफ सेल, जिसका काम था पैंक्रियाटिक जूस बनाना। जो अलग अलग सेल के गुच्छे थे, पहला गुच्छा तो था अल्फा गुच्छा, जिसका काम था ग्लूकागोन हार्मोन बनाना, बीटा गुच्छा था उसका था इंसुलिन हार्मोन, और गामा था सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, और जो एफ सेल थी उनका काम था अग्नाशयी रस बनाना। लोकेशन मिश्रित ग्रंथि है, पत्ते के जैसी है। खोज की लैगरहेंस ने, उसके अंदर कोशिकाओं के गुच्छे मिले जिसे लैगरहेंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। और जैसे कि उसमें गुच्छे थे, पहला गुच्छा मान लिया अल्फा गुच्छा, जिसका काम है ग्लूकागोन हार्मोन, दूसरा बीटा गुच्छा इंसुलिन हार्मोन बनाना, तीसरा गामा गुच्छा जिसका है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाना, चौथा है एफ सेल का गुच्छा, उसका काम है अग्नाशयी रस बनाना। ग्लूकागोन हार्मोन पैंक्रियाज से निकलता है। पैंक्रियाज के अंदर कौन सी सेल, तो पैंक्रियाज के अंदर अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, जिसकी खोज की थी किम्बलिंग ने। तो ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो पैंक्रियाज से निकलता है, और पैंक्रियाज के अंदर अल्फा सेल से निकलता है, जिसकी खोज की थी किम्बलिंग ने। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रक्त के अंदर शुगर शर्करा को संतुलित करता है बढ़ाकर। ये जो है रक्त के अंदर जो शुगर होती है उसको बढ़ाकर संतुलित करता है, मतलब बढ़ाता है, अगर वो कम हो जाए तो उसे संतुलित करने के लिए बढ़ाता है ग्लूकागोन। और अगर इसकी कमी हो जाए ना हमारे शरीर में, तो उसकी कमी से जो रोग होगा वो होगा हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा, जो कि लो ब्लड शुगर कहलाएगा। अगर अपने शरीर में शुगर की कमी होगी, यो देख बढ़ाने का काम करे, तो इसकी कमी हो जाएगी शरीर में, तो लो ब्लड शुगर हो जाएगा, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट हार्मोन है इंसुलिन, जो कि पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल जनरेट करती हैं, जिसकी खोज की थी बेंटिंग ने। बीटा सेल जनरेट करती है पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन को, जिसकी खोज करी थी बेंटिंग ने, और इसका काम होता है रक्त शर्करा को घटाकर संतुलित करना। ग्लूकागोन तो बढ़ाकर संतुलित करता है, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये घटाकर संतुलित कौन करता है, इंसुलिन करता है। और अगर इंसुलिन ने अगर काम नहीं किया और हमारी जो शुगर है वो ज़्यादा बढ़ गई, तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर हो जाएगी हमें। और जो इंसुलिन है उसको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो जिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला हो गया ग्लूकागोन, अगर ये काम नहीं करेगा और रक्त शुगर जो है बढ़ाएगी, हमारी बढ़ेगी ही नहीं, कम हो जाएगी, तो रोग हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर ये काम नहीं करेगा और ज़्यादा ही अगर घटनी बंद हो गई तो हो जाएगा डायबिटीज़। तो ये हो गए दोनों, एक बार पढ़ लो। तीसरा है सोमेटास्टेटिनो, जिसका पैंक्रियाज से निकलता है, और पैंक्रियाज में कौन सी, गामा सेल के अंदर से।
तो इसका काम क्या होता है, यह हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऐसा थोड़ी हम पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते, तो ये हमारी वृद्धि ग्रोथ पर रोक लगाता है, यानी कि वृद्धि नियंत्रण करता है। और चौथा जो है पैंक्रियाज से निकलता है वो है पैंक्रियाटिक जूस, जिसका काम होता है पाचन में सहायता करना। अब इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी और पीनियल ग्लैंड पढ़ी, दोनों की दोनों ब्रेन में थी। इनके बाद हमने पढ़ी थायराइड और पैराथायराइड जो कि गले में थी। उनके बाद हमने थाइमस पढ़ी जो कि फेफड़ों के बीच में है। और अब हम पढ़ेंगे अधिवृक्क। देखो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, दो हमने मस्तिष्क में पढ़ी, दो गले में, एक फेफड़ों के बीच और एक फिर पढ़ी पैनक्रियाज। देखो सबसे पहले ऊपर दो पढ़ी हैं पिट्यूटरी और पेनियल, फिर दो गले में पढ़ी थायराइड पैराथायराइड, और फिर एक वहाँ पर पढ़ी फेफड़ों के बीच में थाइमस, और उसके बाद एक पढ़ी उदर गुहा में यानी कि पेट में पैंक्रियाज। और अब पैंक्रियाज के भी नीचे होती है एड्रिनल ग्लैंड। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये कहाँ होती है, तो इसकी लोकेशन होती है गुर्दों के ऊपर। अधि का मतलब ऊपर और वृक्क का मतलब कि गुर्दे। तो लोकेशन क्या होती है एड्रिनल ग्लैंड की, गुर्दों के ऊपर। और ये संख्या में दो होती, दोनों गुर्दों के ऊपर एक एक होती, तो ये संख्या में दो होती हैं यानी कि एक जोड़ी। तो लोकेशन और संख्या पढ़ ली। अब इसके पढ़ेंगे, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये देखो। जो इनर पार्ट होता है जो रेड कलर का है आंतरिक भाग, ये तो होता है एड्रिनल मेडुला, और जो दूसरा बाहर येलो है वो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये दो भाग होते हैं। इस दो भागों में ये बटी होती है एड्रिनल ग्लैंड। पहला अंदर वाला भाग तो होता है एड्रिनल मेडुला और बाहर वाला होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि जो ये एड्रिनल मेडुला है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में काम नहीं करता। ये देखो ये है एड्रिनल ग्लैंड के फोटो। तो हमने एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन पढ़ ली, संख्या पढ़ ली, और इसके दो भाग होते हैं ये पढ़ लिया है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये कौन से हार्मोन निकालती है वो और देखेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो एड्रिनल जो ग्लैंड थी वो दो भागों में बटी थी, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो भागों में बटी थी एड्रिनल ग्लैंड। तो जो पहला भाग था उसका एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल मेडुला, तो मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है एपिनेफ्रिन और दूसरा निकलता है नार एपिनेफ्रिन। तो देखो एड्रिनल ग्लैंड के पहला भाग था मेडुला और उससे निकलते हैं दो हार्मोन, एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन। नोरेपेनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दो हार्मोन निकलते हैं मेडुला से, और कॉर्टेक्स से निकलते हैं, यानी कि एड्रिनल भाग के एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं हार्मोन। पहला तो हार्मोन निकलता है कार्टिसोल, कॉर्टेक्स से देखो कोर्टिसोल, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल, और दूसरा एंड्रोजन, और तीसरा है एल्डोस्टेरोन। तो देखो सीधा आप फाइनल करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है एड्रिनल मेडुला जिससे निकलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन, दूसरा भाग होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स जिससे निकलते हैं कार्टिसोल और एंड्रोजन और एल्डोस्टेरोन। अब इनके काम पढ़ते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे निकलने वाले हार्मोन, और उसके दो पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला से निकलता है एपिनेफ्रिन हार्मोन, और एपिनेफ्रिन हार्मोन के बारे में अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो एपिनेफ्रिन को ही एड्रिनल हार्मोन बोलते हैं, एपिनेफ्रिन को ही क्या बोलते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन, जो कि निकलता है एड्रिनल मेडुला से, इसको बोलते हैं एड्रिनल हार्मोन एपिनेफ्रिन को। ये देखो मेडुला से निकलता है और इसको ही बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला मुख्य हार्मोन पूछे तो भी एपिनेफ्रिन होगा, एपिनेफ्रिन जिसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन, यानी कि एड्रिनलिन हार्मोन मुख्य हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला। और इसके जो और भी नाम होते हैं एपिनेफ्रिन के, एड्रिनल हार्मोन के नाम होते हैं दूसरे, वो हैं डू और डाई हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन और 3F हार्मोन। 3F का मतलब होता है फियर फाइट फ्लाइट, फियर फाइट फ्लाइट, और फाइट एंड फ्लाइट, इमरजेंसी और डू और डाई, ये सारे इसके नाम हैं एड्रिनल हार्मोन या फिर एपिनेफ्रिन के हार्मोन के नाम हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे डू और डाई जैसे कंडीशन होती है, जैसे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम बिल्कुल मरने को जाते हैं, फिर जब निकलता है कोई इमरजेंसी हो तब निकलता है, जब हम बहुत ज़्यादा लड़ाई करें, खुश हों, या फिर फियर हो, फाइट फ्लाइट हो, ऐसी कंडीशन में ये निकलता है। और ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है, हमारे BP वगैरह को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है और पसीना आदि आता है। तो ये डू और डाई, इमरजेंसी, फियर फ्लाइट, ऐसी कंडीशन में काम करता है, फियर फाइट फ्लाइट
इसी कंडीशन में ये काम करता है, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन हो गया, इसका नाम हो गया इधर, और इसको ही एड्रिनल ग्लैंड से नहीं पूछे, एड्रिनल ग्लैंड से मुख्य हार्मोन पूछे तो भी एपिनेफ्रिन है, जिसको बोलते हैं दूसरा नाम एड्रिनल हार्मोन। तो ये एपिनेफ्रिन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एपिनेफ्रिन के बाद है नोर एपिनेफ्रिन। नोर एपिनेफ्रिन जो है बेसिकली इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी ग्लैंड से निकलता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से निकलता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसके काम बताएं तो ये सेम ही करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन अगर फिर भी स्पेशली पूछे तो इसका काम है बीपी को लो आई करना, हार्ट बीट बढ़ाना, जो कि एपिनेफ्रिन भी करता ही है। तो ये हो गई इसका काम, ठीक है। मेडुला भाग से निकलने वाले दोनों हार्मोन कंप्लीट। अब है कोर्टेक्स से निकलने वाले कार्टिसोल, एंड्रोजन और एल्डोस्ट्रोन। तो पहला है कार्टिसोल। कार्टिसोल का हार्मोन क्या करता है, तो ये चिंता का हार्मोन है। कार्टिसोल को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, चिंता का हार्मोन। जब हम ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमारे जो है कार्टिसोल निकलता है, और फिर ये हमारी किडनी को, हार्ट को प्रभावित करता है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता के समय निकलता है कार्टिसोल हार्मोन। दूसरा हार्मोन है जो कोर्टेक्स भाग से निकलता है एड्रिनल ग्लैंड के, दूसरा हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, उसको सक्रिय करना एस्ट्रोजन का काम है। कोर्टिसोल का काम हो गया स्ट्रेस हार्मोन, चिंता के समय निकलता है। दूसरा है एंड्रोजन, इसका काम क्या है, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन निकलता है उसको सक्रिय करना। तीसरा जो है जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलता है वो है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारे शरीर में जल तथा नमक की मात्रा को संतुलित करता है, ठीक है। तीनों हार्मोन के काम याद हो गए। पहला है चिंता का हार्मोन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन को सक्रिय करना, तीसरा है जल तथा नमक की मात्रा संतुलित करना। और जो जल तथा नमक की मात्रा है इसको संतुलित एक और हार्मोन भी करता है जिसका नाम है मिनरल ट्रोपिक हार्मोन। ये भी जल तथा नमक की मात्रा को ही संतुलित करता है। तो बेसिकली एल्डोस्टेरोन का ही दूसरा नाम है मिनरलोट्रोपिक, या फिर इसका ही दूसरा नाम है, ठीक है। ये सेम काम करते हैं। तो हमने पढ़ लिए सारे हार्मोन कंप्लीट पढ़ लिए, 3 और 2 5 हार्मोन। और इसी के साथ हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हो गई कंप्लीट। अब देखो महिलाओं के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो कि उसमें होता है, यूट्रस में होता है, बच्चा जुड़ा होता है जिससे प्लेसेंटा, ये कौन सा हार्मोन निकालता है, तो इसको ये हार्मोन निकालता है प्लेसेंटा, इससे निकलता है HCG। HCG की फुल फॉर्म क्या होती है, HCG की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन क्रियोनोइक गैनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन क्रियोनोइक गैनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन क्रियोनोइक गैनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये प्लेसेंटा से निकलता है, ठीक है। अब है टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो टेस्टिस ये पुरुष ग्रंथि है, संख्या 2 होती है, पेयर 1 होता है। और हार्मोन निकलता है टेस्टिस से टेस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यो है, इसको एक्टिव कौन करता है, ये हमने पीछे पढ़ा था। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसको एक्टिव करता है एंड्रोजन हार्मोन, जो कि कार्टेक्स भाग से निकलता है एड्रिनल ग्लैंड के, ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया था। तो इसको पुरुष हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि मेल हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये टेस्टिस से निकलता है। और ये हमने पढ़ लिया, इसकी देखो ये पुरुष में होती है, संख्या 2 होती है, जोड़ी 1 होती है। हार्मोन कौन सा निकलता है, टेस्टिस से, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसे पुरुष हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके काम क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन के काम है पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो पुरुषों पर जैसे हमें पुरुषों की तरह कौन बनाता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही पुरुषों वाले लक्षण आते हैं। और इसका काम क्या है, इसका दूसरा काम है स्पर्मोटेनोजेनेसिस, शुक्राणु जनन करना। देखो हमने अभी तक पीयूष ग्रंथि पढ़ी, पीनियल ग्रंथि पढ़ी, थायराइड पढ़ी, पैराथायराइड पढ़ी, थाइमस पढ़ी और पैंक्रियाज पढ़ी। और पैंक्रियाज के बाद हमने एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड के बाद हमने प्लेसेंटा को पढ़ा, प्लेसेंटा के बाद हमने टेस्टिस को पढ़ा, और टेस्टिस के बाद हम पढ़ेंगे ओवरीज को। ओवरीज यह है महिला जो है फीमेल ग्लैंड है ओवरीज, और ये संख्या में 2 होती हैं, पेयर 1 होता है। लेकिन जो ओवरी है वो बर्ड के अंदर 1 होती है, यानी पक्षियों में 1 ओवरी पाई जाती है। फीमेल पक्षी होते हैं उनमें 1 ओवरी होती है, लेकिन ह्यूमन में 2 होती हैं और 1 जोड़ी होती है। और जो ओवरीज हैं उनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो उनसे निकलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन निकलते हैं, महिला अंडाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो पहला पढ़ेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि निकलता है
ओवरीज से। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। दूसरा काम होता है इसमें अंडाणु जनन की क्रिया को करना, यानी कि ओजेनेसिस इन फीमेल। ओजेनेसिस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये दोनों काम करता है महिलाओं में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं में सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है और अंडाणु जनन की क्रिया करता है ओजेनेसिस, जो कि जबकि दोनों काम सेम पुरुष के अंदर करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, पुरुषों के लक्षण भी और स्पर्मोजेनेसिस भी। एस्ट्रोजन का काम हो गया और टेस्टोस्टेरोन का, ये टेस्टोस्टेरोन करता है पुरुषों में और एस्ट्रोजन करता है महिलाओं में। ये हो गया। इसके बाद है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दूसरा हार्मोन जो कि अंडाशय से निकलता है। यह कहाँ से निकलता है अंडाशय में? यह निकलता है अंडाशय की, जो अंडाशय यानी कि जो यूट्रस है, अंडाशय है, उसकी कार्पल्स ल्यूटियस संरचना से निकलता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पल ल्यूटियस नामक संरचना से निकलता है, जो कि संरचना है या तो यूट्रस की है या फिर अंडाशय की, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक संरचना है कार्पल ल्यूटियस की, वहाँ से निकलता है। कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम है, ल्यूटियम वहाँ से निकलता है, ठीक है। दूसरा है पॉइंट, इसे गर्भकालीन हार्मोन कहते हैं। लेकिन अभी हमने पीछे देखा कि प्लेसेंटा से निकलने वाले HGC हार्मोन को भी गर्भकालीन हार्मोन कहते हैं। हाँ, उसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से इसे ही कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन को, गर्भकालीन हार्मोन। तीसरा काम है इसका, मतलब पहला तो ये कहाँ से निकलता है, दूसरा गर्भकालीन हार्मोन कहते हैं। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है अंडाणु को निषेचित करना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना और अंडाणु जनन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है? तो कार्पल्स ल्यूटियम, क्या कहते हैं, गर्भकालीन हार्मोन। काम क्या है? अंडाणु निषेचित करना। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो यह प्रसव के बाद आराम की मुद्रा में लाता है, यानी कि रिलैक्स करता है महिलाओं को। तो ये हो गई हार्मोन वाला चैप्टर कंप्लीट।